नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पत्थरबाजी पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामपुर के SP सांसद पर DCP मधुर वर्मा ने बयान दिया। डिमोलिशन शुरू होने से पहले नदवी निकल गए थे, वो वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे जब डिमोलिशन हुआ। अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। तो इस पूरे मामले को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि रामपुर के जो SP सांसद हैं मोहिबुल्ला नदवी, वो डिमोलिशन शुरू होने से पहले वहां से निकल गए थे। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे तब जबकि डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई और पत्थरबाजी हुई। इस पूरे मामले पर DCP की तरफ से ये साफ बयान दिया गया है कि जो अफवाह फैला रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया है और इसके बाद भी और तमाम तरह की जो अफवाहें फैलाई गई हैं, उन पर नज़र बनाए रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहाँ से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस ज़रूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सामने आए हैं जो कि उसके अलावा हमारी OSINT टीम ने भी कुछ वीडियो निकाले हैं जिसमें उपद्रवियों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। जांच में उन सबको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अगर किसी का रोल कॉन्स्पिरेसी में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और तुर्कमान गेट उपद्रव मामला अब राजनीतिक रंग लेता भी नजर आ रहा है। यूपी के रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भाई ये पेज लाइए, यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। भीड़ खचाखच भरी है। ये तस्वीरें मंगलवार रात की बताई जाती है। वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी है। बताया जाता है कि दिल्ली में हुई हिंसा के वक्त वो दिल्ली में थे। कल बुलडोजर एक्शन के दौरान सांसद नदवी भी मौजूद थे। आरोप है कि नदवी ने भीड़ को उकसाने का काम किया। नदवी एक मस्जिद के इमाम भी है। वायरल वीडियो में कुछ लोग भीड़ को भड़काते हुए भी सुने जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि पुलिस जल्द मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों के बुलाने पर SP सांसद मोहिबुल्ला नदवी मंगलवार देर रात करीब 11:15 पर डेमोलिशन वाली जगह के आसपास से आए थे। वहां उन्होंने 1 घंटे तक रुककर स्थानीय लोगों से मीटिंग की थी। उसके बाद 12:15 बजे के करीब दिल्ली से वापस यूपी भी चले गए थे। उसके कुछ घंटे बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और फिर देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। दिल्ली में पत्थरबाजी को लेकर पीस कमेटी के सदस्यों ने बड़ा दावा किया है। अवैध कब्जे को हटाने पर सहमति बनी थी, कहा है शहजाद खान ने। बुलडोजर कार्रवाई से पहले बैठक हुई थी। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों और पीस कमेटी की बैठक हुई और जिसमें ये सहमति बनी। अचानक आए कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पीस कमेटी के सदस्य हैं शहजाद खान, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया है। हमारे लोगों के साथ जो बातचीत चल रही थी या पुलिस के साथ जो हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो उन्होंने पुलिस ने भी हमें आश्वासन दिया था शांति बहाली का, और हमने भी पुलिस को बोला था कि हमारे भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो वही हमारे दिमाग में था कल भी कि ऐसा जब हम लोगों ने इंश्योर कर दिया और हमारे लोग उसमें आए, क्योंकि ये पहली ऐसी मीटिंग थी हमारी कि जिसमें 100 से 150 लोग पहुँचे थे, वरना अमूमन 20-30-40 लोग पहुँचते हैं। पहली मीटिंग ऐसी हुई थी जिसमें इतने लोग आए। तो हमें ये था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे एरिया में कोई परेशानी होगी या इस तरह के कोई हालात बनेंगे। मगर बीच में कौन कहां से आने का एक पत्थर चढ़ा देता है जो हमारा पूरा बदनाम नहीं फैला देता है। कोई मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो इकट्ठा होते ही है, ये तो स्वाभाविक बात है। मगर वो किस मंशा से हुए ये देखना है। तो वो लोग यहाँ इकट्ठे थे, मगर उनके बीच में आकर लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। ये कब कितने दिन तक का अब वो हो गया है, ये बताया प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई? हमारी और पुलिस के लोगों से लगातार मीटिंग चल रही है कि हम अपने एरिया का अमन व अमान जल्द से जल्द वापस लाएं। और तुर्कमान गेट हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर रही है। कुछ के नाम भी सामने आ गए।
2-4 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 100 से 150 लोगों से ज्यादा की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें उपद्रवियों के चेहरे दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो नाम सामने आए हैं उसके मुताबिक आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम और इरफान। बताया जाता है कि अदनान समीर नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए। ये सभी अब पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों के फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और डिवाइस की जांच की जा रही है। घटनास्थल से 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली में उपद्रवियों के पथराव और हिंसा के मामले में कई वीडियो सामने आए हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वायरल वीडियो की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कुल 5 वायरल वीडियो के सबूत अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजों को उकसाया गया। देखो ये 1, 2, 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में हिंसा के इस वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ अचानक गली से निकलती है और पथराव करती है। वहीं एक वीडियो में एक शख्स अफवाह फैलाता दिख रहा है। 20 तो ऐसे ही हो गई है और ये देखो आगे भी बुलडोजर है 4 और। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। एक और शख्स की तस्वीर देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान लोगों को इकट्ठा कर रहा है। इन्होंने देखो बुलडोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर दिल्ली पुलिस की पैनी निगाहें हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद सोशल मीडिया सेल जांच में जुटी है। और दिल्ली के इसी इलाके में तुर्कमान गेट के पास सुबह एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सुबह एक बार फिर लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात में भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। सड़कों पर गाड़ियां जहां तहां पड़ी नजर आई। देखेंगे कि अभी भी इलाके में जो आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती इस वक्त की गई है। पत्थरबाजी की अगर बात करी जाए तो जब पत्थरबाजी की गई तो आप देखेंगे कि जितने भी इलाके में ये स्कूटी और बाइक्स खड़े थे, बड़े बड़े ये गिर गए। ये बड़े बड़े पत्थर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े और इससे बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको भी चलाया गया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में देखिए कैसे पुलिस कर्मियों के हेलमेट टूट गए। कहा जा रहा है कि हेलमेट को तोड़ते हुए कई पत्थर पुलिस कर्मियों के माथे पर भी जा लगे। पुलिस ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन में मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। देर रात हुए बुलडोजर एक्शन के जरिए फैज़े इलाही मस्जिद के पास बना एक अवैध बारात घर, एक डिस्पेंसरी और कुछ दुकानों को गिराया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुए बुलडोजर एक्शन में एक अवैध बारात घर और एक डिस्पेंसरी को ढा दिया गया। देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास बने 2 मंजिला बारात घर और डिस्पेंसरी को आज एमसीडी ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। ये अवैध कंस्ट्रक्शन था जिसको हटाने के दौरान, अतिक्रमण को गिराने के दौरान दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए हैं और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक बराबर में ये रामलीला मैदान के पास में 2 मंजिला बना बारात घर था। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी जो कि अवैध थी। 22 दिसंबर को एमसीडी ने बाकायदा निर्णय लिया कि ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको डेमोलिश किया जाएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी और जिसका ये अवैध कंस्ट्रक्शन था उन लोगों को बुला के बातचीत की गई थी और पुलिस ने को बताया गया कल कि ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में अपने जो जवानों को तैनात किया यहाँ पे। और देखिए इस वक्त एक ताजा अपडेट आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 पत्थरबाजों के नाम जारी कर दिए हैं। वीडियो वायरल करने वाले 2 लड़कों की पहचान भी हो गई है। अदनान और समीर ने वीडियो बनाकर वायरल किया था, ये पता चला है। उजैफ, आजिम, इरफान समेत कुल 6 लड़कों के नाम
सामने रखे हैं दिल्ली पुलिस ने और पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए, वीडियोस को वायरल किया गया, अफवाहें फैलाई गई और पत्थरबाजी करते हुए भी कुछ लड़के कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। उनको तलाशा जा रहा था, उनकी तलाश की जा रही थी और अब 6 लोगों को इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वोट की राजनीति की होड़ का हिस्सा है। तुर्कमान गेट इलाके में जो हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इस पर कोई बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विशुद्ध, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल यानी वस्तुनिष्ठ और व्यावसायिक दृष्टि से हो रहा है। इस पर पत्थरबाजी से भी बाज आना चाहिए और बयानबाजी से भी बाज आना चाहिए। देखिए, वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में, माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है। मुझे लगता है मगर देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। एक है लीगल पक्ष, टेक्निकल यानी वैधानिक पक्ष, और एक है राजनीतिक पक्ष। लीगल और वैधानिक पक्ष पे सरकारी एजेंसी और पुलिस काम कर रही है और राजनीतिक पक्ष के ऊपर क्या हो रहा है यह बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर भी यह वही भाव है जो दिल्ली में दिखता है और वही मुर्शिदाबाद में दिखता है। दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पुलिस टीम पर हमले की आलोचना की। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल एनक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है। चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने एनक्रोच करके दिक्कत की है। लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे। उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर मौलाना सूफियान निजामी और आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड का था ना, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या रिपोर्ट दी? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिटीशन लगाई थी क्या? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया था? जब दिल्ली वक्फ बोर्ड 2023 तक वहाँ ऑडिट जमा करा रहा है तो वो लीगल है ना। जब ऑडिट कर रहा है तो लीगल है ना। 2023 में जो एंट्री ऑर्डर आया था जस्टिस ओहरी का, उससे तो पहले का है बना हुआ वो। तो आप आज क्यों तोड़ने आ गए? आप उसको कोई लीगल बता रहे हो? या तो ये कहोगे 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा नहीं है। अगर 123 प्रॉपर्टी का मस्जिद फैजिलाई हिस्सा है तो फिर क्यों तोड़ने आ गए आप? जब ये कोर्ट में चल रहा है, जब सब जुडिश है, और जब 22 अप्रैल लगी थी, दोनों को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में आप आए पूरी फोर्स के साथ 40-40, 50-50 बुलडोजर लेकर के? अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के विजुअल वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि वहां के लोगों ने पथराव किया है, तो इसकी निशानदही जरूरी है और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बुलडोजर और पथराव की आड़ में अगर किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन वक्फ की है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत ठहराया है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस मामले में पार्टी बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था, कैसा आप लोग करिए। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के मामले में उठाए गए सियासी सवालों पर मेयर ने जवाब दिया है। मेयर ने कहा है कि एमसीडी ने सिर्फ अवैध निर्माण हटाया, लिहाजा इस पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह LNDO द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स हैं कमेटी के पास। समय के बाद उस जगह पे मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। अवैध निर्माण था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज़ चलती थी। तो ये मुद्दा रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का माननीय हाई कोर्ट में गया, जिसमें कमेटी के जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी उनके लोग भी गए, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों की पत्थरबाजी में 2 पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत में घायल कांस्टेबल विक्रमजीत ने बताया कि बेकाबू भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन भीड़ पुलिस की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थरबाजी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनमें से 2 पुलिसकर्मी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ मौजूद हैं। कल 11:30 बजे से शाम के 7 साहब के SHO साहब के साथ में हमारी ड्यूटी थी। वहीं पे हम तुर्कमान गेट पे थे, वहीं पे उनको भीड़ को समझा रहे थे। साहब के साथ में हम उनके सिक्योरिटी के तौर पे उनके साथ में थे। साहब ने बहुत समझाया, साहब ने तो माने नहीं। वो लोग सड़कों पर आ गए थे। हाँ, लोग सड़कों पे थे सर, काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे। देखा गया कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं दुकानें बंद करो, सब इकट्ठा हो जाओ और ऐसा होने वाला है, मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, इस तरीके का अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी। तो उन लोगों को भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी वहाँ पर? जी, काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जल सिंह को भी चोट लगी। TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत में हेड कांस्टेबल जल सिंह ने हिंसक भीड़ को लेकर और क्या बताया, सुनिए। जल सिंह जी, ये बताइए कल क्या हुआ था? सर, कल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी मस्जिद के पास SHO साहब के साथ। तो काफ़ी भीड़ तैनात, मतलब भीड़ थी वहाँ पे रोड पे। तो हम साहब के साथ थे, भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो एज पर लॉ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे आता है वैसे मारे। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके साहब के साथ चले गए थे सर।
कुछ लोग वहाँ पर जो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, क्या आप लोगों को लगा वहाँ पर कि पहले से कोई साजिश थी वहाँ पर, या इस तरीके से पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए? सर भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं, लेकिन हम साहब के साथ जे लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहे थे सर। और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देर रात जिस वक्त ये जबरदस्त हंगामा हुआ, उस समय TV9 भारतवर्ष एकमात्र न्यूज चैनल था जो मौके पर मौजूद था। देखिए कल रात की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तकरीबन 30 से ज़्यादा बुलडोज़र यहां पर अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पे एक बारात घर और एक मेडिकल सेंटर जो है वो चल रहा था, जो कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, जिस पर मस्जिद कमेटी के लोगों का कब्जा था। ये सरकारी ज़मीन पर चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन की टीम और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम पहुँची है। MCD के द्वारा यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था, यानी कि बारात घर और जो मेडिकल सेंटर चल रहा था, उसको हटाया जा रहा है। इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि करीब 30 से ज़्यादा बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर अतिक्रमण हटाते हुए नजर आएंगे। बीती रात तकरीबन 1 बजे के आसपास ये बुलडोजर जो है यहाँ पे पहुँचे थे और लगातार अतिक्रमण हटाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। मस्जिद के आसपास के इलाके में, यानी कि जो भी गलियां मस्जिद के आसपास से होकर गुजरती है, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त हो गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली हुई है। यूपी STF को मिला भ्रष्टाचार का सुराग और इस वजह से इसे रोका गया है। धांधली के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। CM योगी ने अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिजीत ठाकुर जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये कब होने वाली थी परीक्षा और जिन पुख्ता सबूत की बात की जा रही है, यानी यूपी STF को भ्रष्टाचार का सुराग मिला है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, पिछले साल ही STF ने इसमें जांच शुरू की थी और कई लोग जो परीक्षा के बोर्ड से जुड़े हुए थे उनके भी इसमें संलिप्तता नजर आई थी और पूछताछ में कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि पहले ही प्रश्न पत्र इसके लीक कराने की पूरी तैयारी थी। तमाम जो जांच हुई उसके आधार पर यह पाया गया कि अगर परीक्षा को अपने नियत समय पर कंडक्ट कराया जाता है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि इसमें गड़बड़ झाला हुआ है और पैसों के बदले क्वेश्चन पेपर को एक्सचेंज करने की बातचीत चल रही थी। पूरे षड्यंत्र का खुलासा STF के द्वारा किया गया। हालांकि इसमें और ज्यादा खुलासे जो है आने वाले समय में होने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये संदेह जो था उसमें जांच कराई गई और STF ने जब जांच किया तो ये पाया गया कि गड़बड़ी जो है वो बड़े स्तर की करने की तैयारी में जो माफिया है वो लगे हुए थे। कई माफिया इसमें लगे हुए थे और वसूली के बदले में प्रश्न पत्र देने का वादा जो है वो किया जा रहा था और इस तरीके से पूरे प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आई है कि ग्राहक ढूंढने की प्रक्रिया चल रही थी। तो इस बड़ी गड़बड़ी के सामने आने के बाद सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। जांच में तमाम लोग सामने आएंगे और भी गिरफ्तारियां आने वाले समय में हो सकती हैं। STF ने कुछ गिरफ्तारियां की भी है और इसलिए अभी फिलहाल इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अभिजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ के दुबग्गा इलाके में 7 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। LDA ने गोमती नगर और चिन्हट में 4 अवैध निर्माण भी सील कर दिए। उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में ऐसे निर्माण को या तो सील किया जा रहा है या फिर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण को सील किया है। LDA ने ये कार्रवाई उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार और चिन्हट इलाके में अभियान चलाया है, जिसमें 4 अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं दुबग्गा इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यहां 85 बीघा क्षेत्रफल में 7 अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई पर जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 के सरसवा में कई वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड में कार्रवाई जारी है। अवैध रूप से बनाई गई एक दरगाह को आज गिरा दिया गया।
दनादन हथौड़े चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि ये अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध दरगाह बना ली थी, जिसे हटाने को कहा गया, लेकिन नोटिस के बाद भी इसे नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन फोर्स के साथ यहां पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम भी वहां मौजूद रही। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अतिक्रमण कर बनाई गई दरगाह गंगा घाट की जद में है। इसके ऊपर सड़क पुल को भी आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के आदेश पर पीर कलियार में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि काफी समय से हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील की कार पर हमला हुआ है। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील की कार पर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, साथ ही हाथापाई भी की गई। इस दौरान एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हमले के समय इम्तियाज जलील अपनी गाड़ी में ही मौजूद थे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ पर हल्की लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर इम्तियाज जलील से कई स्थानीय पार्टी नेता नाराज हैं और इसी वजह से इम्तियाज जलील पर हमले की ये कोशिश की गई। महाराष्ट्र में जारी निकाय चुनाव के संग्राम के बीच छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम पार्टी के दो गुटों में पहले भी जमकर बवाल हुआ था। टिकट न मिलने से नाराज दूसरे गुट के लोगों ने विरोध कर दिया। दोनों गुटों के बीच नौबत हाथापाई तक आ गई थी। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। छत्रपति संभाजीनगर शहर के किराड़पुरा इलाके में ये झड़प हुई थी और एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील पर भी हमले की कोशिश की गई। यूपी के अलीगढ़ में सरेआम एक युवक को पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लड़के मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद है जो इस मारपीट का तमाशा देख रही है, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। वीडियो की शुरुआत में देखिए, एक शख्स युवक को ताबड़तोड़ थप्पड़ मार रहा है, तो वहीं उसके पास खड़ा दूसरा लड़का युवक पर लाठी बरसाता दिख रहा है। कुछ ही देर बाद एक तीसरे लड़के की एंट्री होती है जो इस युवक पर पीछे से हमला बोल देता है और ये भी लाठी बरसाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद युवक बदहवास होकर सड़क पर गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई नहीं रुकती। इस बीच कुछ लोग युवक को छोड़ देने की अपील करते सुनाई देते हैं। अभी तक थप्पड़ लाठी डंडों से पिटाई हो रही थी, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद ये सभी लड़के इस युवक पर लात भी बरसाने लगते हैं। जब पिटते पिटते युवक अधमरा हो गया, तब युवक को अधमरी हालत में छोड़कर दबंग वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल मारपीट की वजह का पता नहीं चल पाया है। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन सोमनाथ मंदिर को लेकर उनकी विचारधारा का विरोध जरूर है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग की विचारधारा से लगाव है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है, और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए।
जालंधर में नशे के खिलाफ अभियान कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के राज में नशे का कारोबार तेजी से फैला, लाखों युवकों की जिंदगी तबाह हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई और बीते 1 साल में 28,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पिछले 1 साल के अंदर 10 महीने के अंदर 28,000 केस दायर किए गए नशा तस्करों के खिलाफ। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आज़ादी के बाद से 75 साल में किसी राज्य के अंदर इतने केस नहीं दायर किए गए। 28,000 केस, और ये फर्जी केस नहीं है। जब अदालत में ये केस गए, जब अदालत में एफआईआर गई तो इनमें से 88% केस में आदमी को जेल हो गई, केस सफल हुए। लगभग 42,000 स्मगलर्स को पकड़ा गया। इतने बड़े स्तर के ऊपर कोई नहीं पकड़ा, कभी नहीं, किसी राज्य के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर नहीं पकड़ा। जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो इन्होंने बड़े बड़े महल बना रखे थे, बंगले बना रखे थे, बिल्डिंगें बना रखी थी, दफ्तर बना रखे थे, इन स्मगलरों ने पहली बार सरकार ने बुलडोजर से उनकी बिल्डिंगों को गिराया है। और पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज के मीठीपुर से 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। नाम मोमिन की नूर मोमिन, बांग्लादेश। पुलिस की गिरफ्त में आई ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रघुनाथगंज में लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बार रघुनाथगंज थाने की पुलिस ने मिठीपुरा से इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान नूर मोहम्मद मोमीन और मोहम्मद खैरुल के रूप में की गई है। ये दोनों बांग्लादेश के नवाबगंज जिले के शिवगंज इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए दोनों शख्स बगैर किसी कागजात के घुसपैठ कर मुर्शिदाबाद पहुंच गए थे और काम की तलाश में घूम रहे थे। बांग्लादेशियों के भारत में घुसने की मकसद और वजह की पुलिस जांच कर रही है। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को जंगीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेरर फंडिंग, साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई जगहों पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने आज कश्मीर में एक साइबर टेरर सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुबह सुबह काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के अधिकारियों ने घाटी में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की ताकि टेरर फंडिंग से जुड़े साइबर फ्रॉड और अपराधियों के खातों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अकेले राजधानी श्रीनगर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड की गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, इस कार्रवाई का मकसद टेरर फंडिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधियों के खातों की जांच करना है। और ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पलटवार के लिए भारत ने नए बाजार और मौजूदा व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। दिसंबर में भारत ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ये रिपोर्ट देखिए। फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ओमान रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है। भारत का आधा कच्चा तेल का ट्रांसपोर्ट इसी रूट से होता है। ओमान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, जिसमें ओमान ने 98% भारतीय आयात पर टैरिफ हटा लिया है, जबकि भारत ने ओमान से होने वाले 78% आयात पर शुल्क हटाने का फैसला किया। भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट, फुटवियर, जेम्स ज्वेलरी, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, जबकि फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा। 2024-25 में भारत ने ओमान को $4.06 बिलियन गुड्स का निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का 0.93% है। इसी दौरान भारत ने ओमान से $6.5 बिलियन का आयात किया, जो भारत के कुल आयात का 0.91% है। ओमान से आयात में 40% हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है,